Hello dear students, today I will start the discussion more about inertia and mass. So all the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. मतलब समस्त प्रकार के एग्जाम्पल और एक्टिविटी जिनको हमने अभी तक किया उनसे यही हमको पता चला कि जब किसी भी वस्तु के मोशन के स्टेट में किसी प्रकार की चेंजिंग की जाती है तो वो वस्तु अपने मोशनल स्टेट में होने वाले चेंजिंग को रेसिस्ट करने की एक प्रॉपर्टी पजेस करता है, शो करता है। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही बना रहना चाहता है। एंड इफ इट इज मूविंग टू टेंड टू कीप मूविंग, और यदि ये मोशन में है तो ये अपने उस मोशनल स्टेट को कभी चेंज नहीं होने देना चाहता, अर्थात जिस पर्टिकुलर स्पीड से जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जा रहा होता है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? सभी वस्तुओं की इनर्शिया क्या समान होती है? वी नो that it is easier to push an empty box than a box full of books. हाँ, ये बात सही है कि अगर एक खाली बॉक्स को मुझे पुश करना हो तो ये आसान होगा इन कंपैरिजन टू अगर उस बॉक्स को हम किताबों से भर दें तो उसका मास कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मैं उसको पुश करना चाहूँ तो आसानी से पुश नहीं कर पाऊँगा। ठीक, देन इफ़ वी किक अ फुटबॉल, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलरली इफ़ वी किक अ फुटबॉल it flies away, but if we kick a stone of same size with equal force, एक बड़े से पत्थर को जिसकी साइज उस फुटबॉल की साइज के बराबर हो, यदि मैं उसको किक करूं तो क्या उतनी ही दूर तक जाएगा? जी नहीं, थोड़ी से दूरी तक जाएगा फिर रुक जाएगा। इट इज हार्डली मूव्स, हम कह सकते हैं कि ये बड़ी कठिनता से, उतना दूरी भी जितना भी ये जाएगा उतना दूरी भी बड़ी कठिनता से तय करेगा। वी में इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट। हाँ, ये भी सही है कि अगर स्टोन को आप किक मारने का प्रयास करोगे तो आपके पैर में चोट भी लग सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं वाइल डूइंग सो, ऐसा करते समय। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ 5 rupees coin, if we use a 1 rupee coin we find that a lesser force is required to perform the activity. ध्यान दीजिएगा, the weight of the 5 rupee coin or mass of the 5 rupee coin is larger than that of the 1 rupee coin. So अगर ये एक्टिविटी 9.2 जो इसको आपने कल देखा था, हम रिपीट कर देते हैं। सेट अ 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in figure. देखिए ये फिगर में एक 5 रूपी क्वाइन को दिखाया गया और एक नीचे टम्बलर पर उसको टिका दिया गया। ठीक, तो यदि मैं इस नीचे जिस पर वो क्वाइन रखा हुआ है, यदि उस स्टिप को आप तेजी से मार करके आगे बढ़ा दे तो क्वाइन अपने स्टेट में चेंजिंग का अपोज करते हुए वो वहीं रह जाएगा, और जिस चीज़ पर वो क्वाइन रखा गया वो चीज़ आगे बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा? जैसे ही वो आगे बढ़ेगा क्वाइन ग्लास में नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक, तो ये एक्टिविटी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। और नेक्स्ट एक एक्टिविटी थी, प्लेस अ वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन अ ट्रे, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड इट एज फास्ट एज यू कैन। वी ऑब्जर्व दैट वाटर स्पिल्स। वाई? अगर मैं टम्बलर में वाटर भर दूं, ठीक, और उसको एक ट्रे में ले करके ट्रे को बहुत तेज़ी से अपने चारों ओर ऐसे घूम जाऊं इस प्रकार से, तो जैसे ही आप इस घूमने का प्रयास करेंगे, ठीक, देन व्हाट हैपन, आप देखेंगे कि वाटर जो है उस टम्बलर से बाहर की ओर फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो ये सब ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं? ऑब्जर्व दैट अ ग्रूव इज प्रोवाइडेड एन सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप, इट प्रिवेंट्स द कप फ्रॉम टॉपलिंग ओवर इन केस ऑफ सडन जर्क्स। बात सही है। इन
सारे एक्सपेरिमेंट से हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु के स्टेट में किसी प्रकार की चेंजिंग का प्रयास करते हैं तो वो वस्तु अपने स्टेट में होने वाली चेंजिंग का अपोज करता है, ठीक। और उन्हीं अपोजिशन को शो करने के लिए वो वस्तु किसी ऐसे रेसिस्टिव रिप्रेजेंटेशंस प्रोड्यूस करती है जिसको देख करके हम लोगों को भी एक प्रकार से हैरानी सी हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाय स्टडी हम ये जान पाते हैं कि ऐसा एक प्रॉपर्टी के कारण हुआ जिसको हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक। देन कम टू द टॉपिक। अगर उस टम्बलर पर मैं 5 रुपये कॉइन या उसके स्टिप पर जो टम्बलर पर स्टिप रखा था उस पर अगर 5 रुपये का कॉइन रखूं और 5 रुपये के कॉइन के स्थान पर अगर मैं 1 रुपये का कॉइन रखता, देन व्हाट हैपन? देन वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। मतलब उसको उस टम्बलर के ऊपर रखे हुए स्टिप को अगर मैं थ्रो मार करके दूर ले जाने का प्रयास करता तो मुझे उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कम फोर्स लगा करके भी मैं उसको रिमूव कर सकता था, ठीक है। अ फोर्स दैट इज जस्ट एनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी will produce a negligible change in the motion of a train। बात सही है। मतलब जितने फोर्स से आप किसी कार्ट को लगा करके उसको आगे बढ़ा देते हैं उतना फोर्स से अगर किसी ट्रेन को आप खींचने का प्रयास करें तो ट्रेन में मोशन ही नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज in comparison to the cart the train has a much lesser tendency to change its state of motion, ठीक। accordingly we say that train has more inertia than the cart, क्योंकि ट्रेन आपके मोशन अपने रेस्ट स्टेट को चेंज करने में ज़्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास करती है। इसका मतलब ट्रेन के पास इनर्शिया ज़्यादा है। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर इनर्शिया। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो इस प्रकार से पूरा डिस्कशन से पता चल गया कि किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया का मेजरमेंट उस ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा किया जाता है, ठीक। वी में thus relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. मतलब inertia किसी भी वस्तु की एक प्राकृतिक प्रॉपर्टी, किसी वस्तु में अंतर्निहित एक प्रॉपर्टी है, अंतर्निहित एक इंटरनल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कि वस्तु के किसी प्रकार के स्टेट, चाहे वो मोशनल स्टेट हो चाहे वो रेस्ट स्टेट हो, उसमें होने वाले चेंजिंग का अपोज करती है, उसको रेसिस्ट करती है, ठीक। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। और किसी वस्तु की इनर्शिया का जो मान होता है वो उस वस्तु के मास के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात हैवियर ऑब्जेक्ट possess heavier large inertia and lighter object possess lesser inertia. Okay, now come to in-text questions. First in-text question of this chapter is, and the first question is, which of the following has more inertia? तो अभी तक आपने पढ़ा कि जिस वस्तु का मास हैवियर होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास लेसर होगा या जो वस्तु लाइटर होगी उसका इनर्शिया लेसर होगा। तो देखिए लिखा है विच हैव मोर इनर्शिया। चलिए देखते हैं। पहला, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। तो बताइए किसका मास ज़्यादा होगा? रबर जाहिर सी बात है हल्का होगा, और जो स्टोन है सेम साइज का है उसका मास ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया ऑफ द स्टोन विल बी लार्जर इन कंपैरिजन टू द रबर बॉल। ओके, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, और एकदम स्पष्ट है ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बाइसिकल। बाइसिकल पर आप जितना फोर्स लगा करके मूव करा देंगे उतने फोर्स से ट्रेन अपने स्थान से हिलेगी भी नहीं, ठीक। तो इनर्शिया ऑफ द ट्रेन विल लार्जर इन कंपैरिजन टू द इनर्शिया ऑफ द साइकिल। नाउ थर्ड, अब 5 रुपये कॉइन एंड 1 रुपये कॉइन, जैसा कि अभी एक एग्जांपल से आपने ऊपर एक्टिविटी के माध्यम से देखा था। अगर स्टिप के ऊपर मैं 5 रुपये का कॉइन रख करके टम्बलर से स्लिप कराने का प्रयास करूं तो आसानी से नहीं होगा इन कंपैरिजन टू 1 रुपये कॉइन, क्योंकि 1 रुपये कॉइन जो ऊपर रखा हुआ है वो उसको रोकने का प्रयास करता है। तो अगर मैं 1 रुपये कॉइन रख के करूँ तो आसानी से हो जाता, क्योंकि उसका मास कम है। और अगर 5 रुपये कॉइन को रख के करूँगा तो उसका मास ज़्यादा होने के कारण इन कंपैरिजन टू स्मॉल लिटिल बिट ऑफ फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। ओके, सो inertia of the 5 rupee coin is larger in comparison to the inertia of 1 rupee coin. Now
let us come to second question. In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball. In the following example, try to identify number of times the velocity of ball changes. चलिए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट. A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. ठीक है. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it toward a player of his own team. चलिए कितने टर्न हुए. तो फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल, शुरू में तो फुटबॉल रेस्ट स्टेट में थी, एक फुटबॉल प्लेयर पहुंचा और उसको उसने किक कर दिया, तो बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगी. अभी उसमें कोई टर्निंग नहीं हुई है. तो जैसे ही बॉल स्ट्रेट लाइन में जा रही थी कि एक उसी टीम के एक प्लेयर ने उसको किक कर दिया किधर, गोल की तरफ. तो एक टर्न वहाँ हुआ. फिर उस गोल कीपर ने, अर्थात जिधर गोल किया गया था वहाँ एक गोलकीपर है, उसने अपने टीम के खिलाड़ी के पास किक कर दिया. तो दूसरा किक किससे मारा, गोलकीपर ने. ठीक. और फिर इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. तो आप बताओ, कुल मिलाकर के 3 किक हुए. एक किक से वो बॉल स्टार्ट अपने मोशन को स्टार्ट की है, अर्थात रेस्ट में थी, अब वो मोशनल स्टेट में आ गई. दूसरे किक से उस टीम के प्लेयर ने उस बॉल की डायरेक्शन को टर्न कर दिया ताकि वो अपने गोल की तरफ जाए, और जैसे ही गोल की तरफ जा रही थी गोलकीपर ने उसको पुनः टर्न करा दिया, वो अपने प्लेयर के पास चली जाए, मतलब दूसरे टीम के लिए गोल करने के लिए चली जाए. ठीक. तो यह लिखा आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस. तो इन सभी केसेज में जो एजेंट हैं वो तो प्लेयर्स ही हैं, माने प्लेयर ही फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक. बॉल रेस्ट स्टेट में थी तो एक प्लेयर ने किक मारा और वो बॉल मोशनल स्टेट में आ गई. दूसरी बार वो मोशनल स्टेट में जा रही बॉल को किसी दूसरे प्लेयर ने किक करके गोल की तरफ मोड़ दिया, और फिर गोलकीपर ने उसको पुनः टर्न कर दिया. तो हर बार प्लेयर ही फुटबॉल पर फोर्स लगा रहा है. तो फोर्स का एजेंट कौन हुआ, प्लेयर. ठीक. अच्छा, आगे लिखा है आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेज. बिल्कुल सही. देखिए, शुरू में बॉल रेस्ट स्टेट में थी, तो जैसे ही किक ने मारा गया होगा बॉल की स्पीड बदली होगी. ठीक. जैसे ही बॉल की स्पीड बदली, एक चेंजिंग यहाँ हो गई. फिर एक प्लेयर ने उस को गोल की तरफ मोड़ दिया, तो एक वेलोसिटी में चेंजिंग वहाँ हुई. फिर गोलकीपर ने उसको अपनी प्लेयर की तरफ मोड़ दिया, एक वेलोसिटी में चेंजिंग वहाँ हुई. तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से हम देख रहे हैं 3 बार माने 3 टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी हमको मिल रहा है. ठीक. तो आंसर विल बी 3 टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. हम जानते हैं अगर कोई पेड़ है तो उसकी सारी पत्तियां रेस्ट स्टेट में हैं. अगर मैं उस पेड़ को विगोरसली तेजी से या इसको अगर हिंदी में कहें तो झकझोर के हिलाऊं, तो उन पत्तियों का कनेक्शन जिन डंठलों से है, ठीक है, वो सब अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हुए, हिलते हुए आगे पीछे जाएंगे. जबकि जो पत्तियां हैं उनका इस इनिशियल स्टेट क्या है, रेस्ट है. और जैसे ही हम पेड़ को झकझोर कर हिलाएंगे तो विगोरसली इसको हम हिलाएंगे तो डंठल आगे पीछे होंगे, और जिसके कारण पत्तियां अपने स्थान पर रहेंगी. तो पत्तियां जब अपने स्थान में चेंजिंग करने का जैसे ही प्रयास करेंगी, एक अपोजिट दिशा में फोर्स लगने से अगर उनके बीच पत्ती के डंठल और पत्ती के बीच में यदि एक स्मॉल फोर्स से एक दूसरे से वो बंधी हुई हैं, तो आसानी से वो पत्ती नीचे टूट करके गिर जाती है. तो इसका मेन कारण क्या हुआ, इनर्शिया of rest. We can say that inertia of rest, because all the leaves are at rest initially. When we vigorously shake its branch, then all leaves want to change or want to resist in the change of their position, that is rest position. So they fall down and detached from the tree. Okay.
So this is the main cause. What is the main cause? This is the inertia of rest. Okay, now come to the fourth question. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest? चलिए देखते हैं. तो हम जानते हैं कि अगर बस में बैठे हों, बस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो और चलते 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 एकाएक आप ये महसूस करिए कि बस में ब्रेक लग गया, तो आप आगे की ओर झुक जाएंगे. क्यों? कारण है उसका, क्योंकि जब बस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होती है तो आपका जो स्टेट है वो यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट है, और उस यूनिफॉर्म मोशनल स्टेट से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. लेकिन बढ़ते 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 जैसे ही ब्रेक लगेगा आपके इमोशनल स्टेट में चेंजिंग हुई, क्योंकि बस तो रुकने वाली है. जैसे ही बस रुकने का प्रयास करेगी आपको भी रोकेगी क्योंकि आप बस पे बैठे हो, लेकिन आप अपने इमोशनल स्टेट में जो चेंजिंग होने वाली है उसका अपोज करने के लिए आगे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे ही ब्रेक लगेगा आपके उस इमोशनल स्टेट में अर्थात आपको आगे बढ़ने से रोका जाएगा. तो जैसे ही आपको आगे बढ़ने से रोका जाएगा आपके अंदर वो प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके कारण आप आगे की ओर झुक जाते हैं और आपको ये लगता है कि हमने आगे की ओर अपने को झुका लिया. और इसका मेन कारण क्या होगा? इसका मेन कारण होगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन which resist in the change of the motion that will fall you in forward direction when the brakes are applied on the moving bus. Okay, and this is all about the answer of the fourth question. Now come to the next topic, that is second law of motion. तो आपने देखा था the first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object then the motion of an object can start. मतलब जब किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाता है, और वो भी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तभी होगा जब अनबैलेंस्ड होगा. अगर बैलेंस्ड होगा तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो हम कहेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं बल्कि बैलेंस्ड फोर्स है. तो सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे इसके बारे में. तो अभी तक आपने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स इस वस्तु की वेलोसिटी को चेंज कर देता है. दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एक्सेलरेशन. ओके, वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स. मतलब जब किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु अपने वेलोसिटी को चेंज कर देता है, अर्थात एक्सेलरेशन में आ जाता है. तो ये कितना एक्सेलरेशन आएगा, कितना फोर्स लगा देने पर, या कितना फोर्स लगा देने पर वस्तु अपने वेलोसिटी में कितने रेट से चेंजिंग करेगी, इन सारे चीज़ों का सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा, और जाहिर सी बात है उठना भी चाहिए. इसकी स्टडी हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे. देखिए, लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ. चलिए देख लेते हैं. ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस ऑफ इट इज द बॉल हिट्स अ प्लेयर, इट डज नॉट हर्ट हिम. ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर, इट मे हर्ट हिम, बिकॉज अगर बहुत धीमे धीमे जा रही है तो उसको प्लेयर रोक लेगा, उसको किसी प्रकार का हर्ट नहीं होगा. लेकिन अगर बॉल बहुत तेज़ी से जा रही हो, ठीक है, बॉल बहुत तेज़ी से जाएगी तो उसमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा आएगा. ये इनर्शिया तो उसके मास की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया तो वही उतना रहेगा. बट आपको बता दूं, हाई वेलोसिटी से जाने के कारण जब वो वस्तु किसी चीज़ पर टकराएगी, सपोज दैट एक कोई प्लेयर है उसको कैच करना चाहता है, जब पकड़ने का प्रयास करेगा तो वस्तु की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही उसको कैच करके रोकेगा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो वेलोसिटी में चेंजिंग वही उतना हुई. पहले केस में कम वेलोसिटी से जा रहा था और रोक लिया गया था, जीरो वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी में चेंजिंग कम था, वेलोसिटी में चेंजिंग कम था, चेंजिंग का टाइम वही उतना था. और यहाँ जब बॉल बहुत तेज़ी से जा रही थी तो बॉल को उतने ही समय में रोका गया,
और लेकिन वेलोसिटी में चेंजिंग बहुत ज़्यादा हुई, तो हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंजिंग बहुत ज़्यादा होगी तो बॉल हमारे ऊपर कोई एक ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है जिसको आगे हम एक नाम से जानेंगे, मोमेंटम। उसके कारण हमको ज़्यादा जर्क या ज़्यादा हर्ट महसूस हो सकता है। ठीक है, अगर हम हाई स्पीड वेलोसिटी वाले बॉल को कैच करने का प्रयास करेंगे तो हर्ट हो जाएंगे। लो स्पीड वाली वेलोसिटी को अगर कैच करने का प्रयास करेंगे तो किसी प्रकार का कोई हर्ट नहीं होगा। तो ये हमारे एवरीडे ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट है, इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside. सही बात है। जब किसी ट्रक को किसी रोड के साइड में पार्क कर दिया जाता है और तब मुझे उसको किसी प्रकार के अटेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात वो किसी प्रकार के खतरे को आमंत्रित कभी नहीं कर रहा। मान लीजिए आगे फिर कह रहे हैं बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए एक मूविंग ट्रक है जिसकी स्पीड बहुत कम है, 5 मीटर पर सेकेंड, में किल अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट्स पाथ। बात सही है, माने ये ऐसा ट्रक जो इतनी कम स्पीड से जा रहा है फिर भी वो एक पर्सन को किल करने में सक्षम है। ठीक, आगे स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। एक स्मॉल मास जानते हैं, बुलेट का मास 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, तो इतने ग्राम की बुलेट एक पर्सन को किल करने के लिए सक्षम। क्यों? क्योंकि उस बुलेट को मैं गन की सहायता से बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करा देता हूँ और वो जब किसी पर्सन की बॉडी से टकराती है तो हाई वेलोसिटी से होने के कारण वो बॉडी में पायर्स कर जाती है और अंदर धंस जाती है। ठीक, these observations suggest that the impact produced by the object depends on their mass and velocity. यहाँ पर अगर किसी वस्तु के साथ दो वस्तुओं का आपस में इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट कितना भारी होगा या कितना हल्का होगा ये डिपेंड करता है उन दोनों वस्तुओं के मास और उन दोनों वस्तुओं की वेलोसिटी पर। ठीक, आगे सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड वी नो that a greater force is required to give a greater velocity. अगर किसी भारी वस्तु को मुझे एक्सेलेरेट करना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए, और अगर किसी वस्तु को मान लीजिए उसका मास फिक्स है, ज़्यादा फोर्स से पुश करूँगा तो उसमें ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, और अगर कम फोर्स से पुश करूँगा तो कम वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स if we apply some external force on any object or unbalanced force on any object, then that force must be proportional to the velocity produced in that object. Okay, in other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity, one such property called momentum. इस प्रकार से आपने देखा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो इनके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक, इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानेंगे? मोमेंटम। वाज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, और ये इस मोमेंटम का इंट्रोडक्शन किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने ही सर्वप्रथम मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया। मोमेंटम क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें, द मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। किसी भी वस्तु का मोमेंटम उस वस्तु के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के द्वारा हम दिया जा सकता है। अगर मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, बट मास ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम हो तो ठीक उतना ही मोमेंटम हो सकता है जितना कि पहले था, बस दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। ठीक, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी v। मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, और इसकी एसआई यूनिट जो है वो चूँकि मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is therefore clear that force is also produce a change in momentum. ठीक, हम जानते हैं किसी वस्तु पर फोर्स लगा करके उस वस्तु के स्टेट को चेंज किया जाता है,
तो वस्तु के स्टेट में चेंजिंग, चूंकि मास तो बदल नहीं रहा, वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल जाए मास ना बदले तो हम कहेंगे मोमेंटम बदल गया। अर्थात अगर फोर्स लगा करके किसी वस्तु के मोमेंटम को बदला जाए तो हम कहेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अर्थात एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. मान लीजिए एक कोई कार है, उसकी बैटरी खराब हो गई है जिसके कारण वो सेल्फ स्टार्ट नहीं ले पा रही है, तो उसको धक्का दे करके मैं आगे की ओर बढ़ा करके स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो अब अगर उसको एक स्ट्रेट रोड पर थोड़ा सा भी स्पीड दे दूं, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दिया, तो ये कार स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इफ 1 or 2 persons give a sudden push unbalanced force to it, it hardly starts. ध्यान दीजिएगा, 1 or 2 persons give a sudden push। चलिए अगर मैं उसी कार को 2 व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा केवल सडन पुश करके छोड़ दिया जाए, ठीक है, जर्क दे करके छोड़ दिया जाए, तो क्या कार स्टार्ट हो पाएगी? नहीं। अगर मैं उसको कंटिन्यूअसली पुश करता हुआ आगे बढ़ाऊंगा तो ही कार स्टार्ट हो सकती है, उसका इंजन स्टार्ट हो सकता है। बट कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट्स इन gradual acceleration of the car to this speed. If it means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which force is exerted. इसका मतलब किसी वस्तु के मोमेंटम में होने वाली चेंजिंग केवल उस वस्तु पर लगने वाले फोर्स को डिटरमाइन नहीं कर सकती, बल्कि वह समय, जितने समय तक उस पर फोर्स लगा, ठीक, अर्थात जितने समय तक उसके मोमेंटम में चेंजिंग हुई, वह समय भी उस फोर्स को डिटरमाइन कर देगा। तो हम कह सकते हैं, कुल मिलाकर के अगर यहाँ से देखें तो कह सकते हैं, इट मे देन आल्सो बी कंक्लूडेड दैट फोर्स, द फोर्स necessary to change the momentum of an object depends on time rate at which the momentum is changed। मतलब जो फोर्स है वो फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मतलब किसी वस्तु के मोमेंटम को चेंज कर रहा है, वो उस वस्तु के टाइम रेट जो कि उसके मोमेंटम को चेंज कर रहा, उस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम कहें तो कह सकते हैं, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force। इसका मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स उस वस्तु के मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट यहाँ 1 आता है। बाय एक्सपेरिमेंटली वी कैन इजीली गेट the value of constant is 1, so we can write it as F equal to delta P bata delta T। delta P is the change in momentum and delta T is the time for that there is a change in momentum। so अगर delta T समय तक किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कंटिन्यूअसली चेंज किया गया एक कांस्टेंट फोर्स F लगा करके, तो अगर टोटल मोमेंटम में चेंजिंग डेल्टा P हो तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू डेल्टा P बटा डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to the external force applied on that object। Okay, study this. Tomorrow we will discuss the mathematical formulation of the second law of motion and the third law of motion. Till now, okay, thank you.